Good morning students. Today we are going to discuss about FEMA. बच्चे आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये पार्ट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म statutory basis for exchange control, the Foreign Exchange Regulation Act 1973 FARA। जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था 1973 में, फिर इसका नेम एक्सचेंज हो गया एक मैनेजमेंट के नाम से अमेंडमेंट एक्ट 1999 फॉर द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया। कि इंडिया में कंट्रोल कैसे किया जाता है एक स्टैट्यूटरी बेसिस की करेंसी वगैरह का फ़ॉरेन के लिए। ओके, पहले इसका नेम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर इसका नेम एक्सचेंज होके क्या हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ फैमा द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और इन शॉर्ट फैमा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम फैमा बोलते हैं, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। पहले इसका नेम रिप्लेस हुआ था फेरा से, फिर इसका क्या बन गया फैमा। देन फैमा केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 2020। कब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था फैमा, कितनी डेट को हुआ था 1 जून 2020। फैमा ने क्या क्या स्टेप्स हैं, फीचर्स हैं। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। जो भी आपने अमेंड करना है, कंसोलिडेट करना है एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लॉ के बेसिस पे करना है कि फॉरेन एक्सचेंज के लॉ क्या क्या अप्लाई करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, कि एक बंदे की पेमेंट्स को कैसे ट्रेड करना है वन कंट्री टू अनदर। प्रमोटिंग द ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, कि कैसे डेवलप करना है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को इंडिया से ज़्यादा। 49 सेक्शन इन द एक्ट, इसमें अलग अलग डिफरेंट एक्ट आएंगे बच्चे, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सेक्शन 2 में फैमा के अकॉर्डिंग। ऑथराइज पर्सन अंडर द एक्ट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, वो ऑथराइज पर्सन जिस फॉरेन एक्सचेंज से डील करता हो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, एसेट और लायबिलिटी की, करेंसी नोट्स, मनी ऑर्डर्स, चेक, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। करेंसी अकाउंट ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़। ओके, ऐसी बहुत सारी हैं। एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इंपोर्ट सिक्योरिटी, कि किस किस में कौन कौन सी नोट करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए, किस जो पाउंड में होनी चाहिए, डॉलर्स में होनी चाहिए, नोट्स में होनी चाहिए, कॉइन्स में होनी चाहिए, ये सारी इसमें अवेलेबल हो अलग अलग पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका किसके लिए एप्लीकेबल होती है ये फैमा। द फैमा इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, any branch, office and agency which is situated outside India but is owned or controlled by a person resident in India। कहते हैं एनी ब्रांच पूरे इंडिया के लिए होती है। ओके, बट इसमें कोई आउटसाइड इंडिया ना हो, कोई आउटसाइड इंडिया से बाहर ना रहता हो। बट इज़ ऑन एंड कंट्रोल बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये उस पर्सन को ही कंट्रोल में ला सकती है, ऑन कर सकती है जो इंडिया का सिटीजन हो। ठीक है, broadly speaking FEMA oversees 3 different types of categories. Person deals with differently with them. person resident in India, person resident outside, जो इंडिया का रेजिडेंट है, जो इंडिया के बाहर वाला रेजिडेंट है, आउटसाइड। ठीक है, ए पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन, ए पर्सन शैल इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग, एक इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, ए फॉर्म। ऐसे बहुत सारे हैं जो एक पर्सन है, किन किन चीज़ों के लिए उन्हें डेवलप होना पड़ता है एक इंडिया में रहने के लिए। ठीक है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फेलिंग विद एनी प्रोसीडिंग सब क्लॉसेस एंड एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ऑन और कंट्रोल बाय सच पर्सन, कंपनी होगी, फर्म होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ये सारा कुछ एक पर्सन को प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ता है कि किन किन प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग फैमा में इंक्लूड होना है। ओके, देन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया का पर्सन रेजिडेंट होता है।
A person who has been residing in India for more than 182 days in the last financial year, this means if a person has to be assessed. अगर वो 182 डेज से अबव रहता है एक साल में तो उसे असेस माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया का. As to whether he is person resident in India for any offence committed in August 2001, then he should be residing in India for more than 182 days during April 2000 March 2001. ये अलग अलग पर्सन अपनी अलग अलग फैसिलिटी के बारे में बताता है कि कितने दिन रहा था, कितने फाइनेंशियल ईयर पास था, कितना उसका प्रेजेंट है, वो वैलिड है रेजिडेंट पर्सन उस काम के लिए या नहीं है, वो सारा कुछ. एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया, एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इन इंडिया कंट्रोल कर पाएगा अपने बिजनेस को रेजिडेंट होने के नाते या नहीं, कैसे डेवलप करेगा फेमा को उसके अकॉर्डिंग. थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट डेटेड आउटसाइड इन इंडिया. जब इंडिया से आउटसाइड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स ए प्रोविजन हु इज़ नॉट रेजिडेंट. यही सोचेंगे कि अगर वो आउटसाइड रहता है इंडिया के फिर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाता, कि वहाँ तक वैलिड पर्सन नहीं माना जाता, क्योंकि एक रेजिडेंट पर्सन होना बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए. अब प्रोविजंस है अलग अलग. सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेक्ट्स थ्रू एन ऑथराइज पर्सन, कि ऑथराइज पर्सन किसके थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू. प्रोहिबिट्स डीलिंग, ठीक है, डील करते हैं. मेक एनी पेमेंट to or for the credit of any person resident outside in any manner, receive otherwise through an authorized person, and payment by order in behalf of any person resident outside India in any manner. ये क्या कहते हैं, अगर आप लेट्स सपोज आपने माना है कि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है, पर मैं अपनी पेमेंट किसी दूसरे आउटसाइड रेजिडेंट के बिहाफ पे दे रहा हूँ, वो इन एनी इंडिया इन एनी मैनर क्या कहते हैं इसमें, कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या रोल है इसमें. अगर आप किसी दूसरे के बिहाफ पे आप किसी को कहते हो कि मैं तेरी पेमेंट उसको दूंगा, वो चाहे बंदा आउटसाइड का हो चाहे इनसाइड का हो, बट एक्चुअल में जो आप किसी बिहाफ पे देते हो तो ऑब्वियसली वो बंदा आउटसाइड होगा, मीन्स इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा. Enter into any financial transaction in India for acquisition or creating or transfer of a right to acquire any asset outside India by any person. ठीक है, क्या कहते हैं, अगर कोई भी आप क्रिएट करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, एंटर होने देते हो, तो वो एक एक्वायर राइट पर्सन ही ट्रांसफ़र कर सकता है जो इंडिया का रेजिडेंट बंदा हो. प्रोविज़न इन सेक्शन, बेटा अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोविज़न प्रोवाइड की हैं. सेक्शन 4 में रेस्ट्रेन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग होल्डिंग, कि अपने फॉरेन एक्सचेंज को सिक्योरिटी को कैसे होल्ड करके रखना, कैसे ट्रांसफ़र करना. डील विद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, किसके साथ डील करना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डीलिंग कैसे होनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन के साथ होनी चाहिए या अनऑथराइज पर्सन के साथ होनी चाहिए. डील विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज में कैसी होनी चाहिए, आपका कैपिटल अकाउंट कहाँ तक लेवल करता है. देन ट्रांजैक्शन रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल ट्रांजैक्शंस हैव एनी हैविंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस मैटर आर रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल. जैसे परचेज एंड सेल्स ऑफ एनी डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, कि हम परचेज एंड सेल कर सकते हैं, कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ, फॉरेन सेंटर के साथ, फिर हमारा बैलेंस क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं. प्रोसीजर फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर रियलाइज़ करते हैं, कैसे कहते हैं कि हमने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई है, यहाँ से इंडिया से भेजी है. पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट और टू देयर अकाउंट इन इंडिया, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हो, होल्ड करके रखते हो, ट्रैवल करते हो, एक्सचेंज करते हो फ़ॉरेन को, ठीक है, वो सारा प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिविजिबल की हुई हैं कि कौन सी करेंसी फेमा में किस रेजिडेंट के नाम से जानी जाती है और किस नॉन रेजिडेंट आउटसाइड के नाम से जानी जाती है. वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड की हुई हैं बच्चे, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपॉइंटमेंट, सेटिंग, जॉइंट वेंचर्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं. फिर एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विस को कैसे डील करते हैं एक्सपोर्ट में,
आरबीआई अथॉरिटी देता है, डेक्लरेशन देता है, ठीक है। देन कास्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन सेक्शन 8 एंड 9 में कि फॉरेन एक्सचेंज का एक्रूड सेम गेट फेवर किससे रिलाइज होगा, स्पेसिफिक पीरियड मैनर होगा किसका, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्या ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं एक ऑथराइज पर्सन की मनी को एक्सचेंज करने के लिए सेक्शन 10 और 12 में। फिर ड्यूटी ऑफ एन ऑथराइज पर्सन टू कंप्लाई विद आरबीआई डायरेक्शन नॉट टू इंगेज इन एन ऑथराइज ट्रांजैक्शन, इंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ मेमा प्रोविजंस टू प्रोड्यूस बुक्स अकाउंट्स। बहुत सारी ऐसी ऑथराइज पर्सन की ड्यूटीज़ होती हैं जो उससे फॉलो करनी पड़ती है। क्या ड्यूटीज़ है, क्या पावर्स हैं एक ऑथराइज पर्सन का जो इंडिया का सिटीज़न है, डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में, पेमेंट को रिसीव करता है, टू ओपन एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, एनआरएनआर, एनएसआर अकाउंट्स। बहुत सारे नेफ्ट करनी होती है पेमेंट्स, किसके अकाउंट्स में कैसे करनी है, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन को सेल एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज में कैसे करनी है, सेल और परचेज़ की, उसकी क्या पावर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या पावर्स हैं, कि करेक्टनेस होनी चाहिए स्टेटमेंट में, इंफॉर्मेशन कोई भी पर्टिकुलर बेसिस में। फिर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विच सच ऑथराइज पर्सन है फेल्ड टू फर्निश, कि कोई भी एक ऑथराइज पर्सन फर्निश नहीं होना चाहिए, मीन्स धोखाधड़ी वाला नहीं होना चाहिए। सिक्योरिंग, कोई भी काम करना है एक पावर के साथ विलिंग होके करना है। देन प्रोविज़न इन सेक्शन 13 में फैमा ने अलग अलग प्रोविज़न्स प्रोवाइड किए हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट प्रोविज़न कंटिन्यू है बच्चे। आज का आपका ये टॉपिक था कि फैमा होता क्या है, कौन कौन सी राइट्स, पावर, ड्यूटीज़ अब एप्लीकेबल की जाती हैं, कौन कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा बच्चे। ये एज इट इज़ आपको सेक्शंस लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग इंडिया सिटीजन को अप्लाई की जाती है। थैंक यू सो मच।